तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कि कैसे इसकी डिमांड उठी थी, कैसे अप्रूव हुआ, इसके इलेक्शन कैसे हुए, कितनी कमिटियाँ थी, कौन से इन्होंने फंक्शन किए, कौन कौन से काम किए और भी बहुत सारी डिटेल्स जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, खासकर कि यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये आपको बहुत हेल्प करेगी और ये डिटेल्स आपको ज़्यादातर कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं मेन जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे ये बना था और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड स्टार्ट हुई। इसकी डिमांड सबसे पहले एम.एन. रॉय ने करी थी 1934 में। तो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट लाए थे इंडिया में, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो पहली बार इन्होंने डिमांड करा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली अपना डिमांड बना लिया था, अपने जो उसमें ऑफिशियल जो उनके डिमांड थे उसमें इसको मेंशन किया था। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया था कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ओके, और ये बनना चाहिए बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, और उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें जो मेंबर होंगे जो उसमें वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पे इलेक्ट किए जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्री इंडिया के लिए, और उसमें जो भी मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे। तो क्या तुरंत उनकी ये डिमांड पूरी हो गई? नहीं, उनकी ये डिमांड तुरंत पूरी नहीं की गई। तो ये डिमांड जो है एक्सेप्ट हुई उनकी अगस्त ऑफ 1940 में पहली बार मेंशन हुआ था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, बट ये अगस्त ऑफर फेल हो गया। उसके बाद 1942 में क्रिस्प मिशन आया इंडिया में। इन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाएगा, अभी आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट करो और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी मिलेगी। पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? वो चाहती थी इंडिया को 2 ऑटोनॉमस स्टेट में बांटना और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये 2 नेशन थियोरी की स्टार्ट यहाँ से हुई। 2 नेशन थियोरी जो यहाँ पे है इंडिया पाकिस्तान, वो यहाँ से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने अपनी जिद कर दी कि 2 ऑटोनॉमस स्टेट में इसको डिवाइड करो और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी होनी चाहिए। पर उस टाइम पे इसलिए ये क्रिस्प मिशन फेल हो गया। फिर बाद में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। कैबिनेट मिशन आया इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, और कैबिनेट मिशन ने जो ये मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी 2 स्टेट वाली, उसको रिजेक्ट कर दिया। और कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे फाइनल कर दिया कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और वो भी एक ही बनेगी, कोई 2 सेपरेट स्टेट नहीं बनेंगे, 2 कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वाले मिशन में या कौन से एक्ट में ये अप्रूव हुआ, तो कैबिनेट मिशन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद क्या हुआ? अप्रूवल होने के बाद इसको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। उसके लिए इसमें जो कॉम्पोजिशन इसमें कितने मेंबर थे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली इसमें टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 389 मेंबर्स थे। अब ये 389 मेंबर्स, इसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंस में थे, मतलब जो एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, और ये 296 को इलेक्ट किया गया था, इलेक्शन हुए थे। और जो 93 जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट के थे और इन्हें नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने इलेक्टेड थे और कितने नॉमिनेटेड थे और कहाँ से कितने मेंबर थे। पर जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो 299 मेंबर रह गए, क्योंकि 90 जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए 90 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया इंडिया की और वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद 299 मेंबर रह गए। और एट द एंड जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें साइन किया था बहुत सारे लोगों ने, तो उस टाइम पे 284 मेंबर्स ने उसमें सिग्नेचर किए थे। ओरिजिनल कॉपी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें सिग्नेचर हुए हैं 284 मेंबर्स की। ये भी पॉइंट आपको याद में रखना है। तो अब बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे अपना काम किया। तो इसकी बात करते हैं। पहली बार इसका जो सेशन हुआ था, सेशन एक लॉन्ग पीरियड होता है, तो पहला सेशन था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर ऑफ 1946 तक, ओके। और
अगर फर्स्ट सेशन की बात आए तो ये 9 से लेकर 23 तक की डेट आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर फर्स्ट मीटिंग की बात पूछी जाए तो पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946 को, और लास्ट सेशन यहाँ पे पूछा जाता है तो वो नवंबर 14 टू नवंबर 26 ऑफ 1949 तक था, ठीक है। और लास्ट जो मीटिंग थी वो 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उस डेट को लास्ट मीटिंग हुई थी। अगर पूछा जाए टोटल सेशंस कितने हुए थे तो 11 सेशंस यहाँ पे हुए थे, ओके। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, पर थोड़ा आप एक डिटेल समझिए। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो एक्चुअल में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्परेरी बनाए गए थे सिर्फ फर्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़े थे सारे के सारे मेंबर में, इसलिए उन्हें बनाया गया था। बट फिर परमानेंट प्रेसिडेंट जो लास्ट तक बने रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है, लेकिन अगर परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक फैक्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? तो ये दिसंबर 13 ऑफ 1946 को पहली बार इसको प्रेजेंट किया था। किसने किया था? पंडित नेहरू ने, ओके, जवाहरलाल नेहरू ने। ये था कि एक्चुअली में ये फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे और उसकी फ़िलोसफी क्या होगी, मतलब किस किस चीज़ के बारे में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में बातें करेंगे, वो सारे वहाँ पे एक रफ़ कॉपी होता है ना, कि कुछ कुछ पॉइंट बता दिए कि हम ये चीज़ें इसमें करने वाले हैं। उस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। प्रियम्बल भी इसी पर बेस्ड है। जो प्रियम्बल में जो बातें की गई हैं लगभग वही बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो हमने डिटेल है वो पढ़ लिया कि इसको कब मूव किया गया था पहली बार और किसने किया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं कि अब आगे बात आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फंक्शन किया था? तो यहाँ पर इसने इसके अलावा भी कई और काम किए थे। तो हम अदर फंक्शंस देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मैं क्रोनोलॉजी में पढ़ाऊँगा। पहला इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 1947 में। पहला इन्होंने ये काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा। दूसरा, इन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में वो इन्होंने रेटिफाई की थी 1949 में, ओके। और इन्होंने नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया था। डेट रिमेंबर आप ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1950, ओके। 26 जिस दिन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का उसी दिन का डेट है। और नेशनल सॉन्ग को भी इन्होंने अडॉप्ट किया था उसी दिन, ओके। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, क्योंकि पहला जो प्रेसिडेंट बने थे वो नॉर्मल इलेक्शन जो आजकल होते हैं उसके बिहाफ पे नहीं बने थे, वो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया था, ओके। तो ये जो अदर फंक्शंस किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और क्रोनोलॉजी में ध्यान रखिएगा, ईयर वाइज डेट वाइज याद रखिएगा, ओके। तो आगे मूव करते हैं। अभी और भी इसमें डिटेल्स हैं, आगे आपको बता रहा हूँ मैं। अब कमिटीज़ थी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो वो कमिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी कमिटीज़ थी और उनके हेड कौन थे। तो पहली जो कमेटी थी वो यूनियन पावर कमेटी थी। इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, ओके। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार पटेल। तो यूनियन वाले में जो भी है वो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में था, और प्रोविंशियल जो था वो सरदार पटेल को दिया गया था। और एक एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स एंड ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एडवाइजरी कमेटी थी, ये भी सरदार पटेल हेड कर रहे थे, ओके। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है। इसे हेड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसमें और भी मेंबर थे, उनके भी आपको नाम ध्यान रखने चाहिए। एक थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, ओके, और अलादी
कृष्णा स्वामी अय्यर ये नाम और के एम मुंशी, आप इन सभी नामों को जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे वो याद रखिएगा, क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है कि कौन कौन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इस कमेटी का काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट यानी उसको एक फॉर्म देना, उसको लिखना। डिस्कशन चलती जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और एक साइड को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। तो जो पहला ड्राफ्ट था, जो पहली बार इसका ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबके सामने प्रेजेंट किया। और जो फाइनल ड्राफ्ट जो जिसे हम आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं वो नवंबर 4, 1948 को प्रेजेंट किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये कमिटीज़ के बारे में आपको डिटेल अच्छे से याद होनी चाहिए, ये कमेटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद और भी डिटेल हैं। ये बेसिक सा सिंपल आपको पता ही होगा कि अडॉप्ट कब किया था, नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इसे इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी, इतना वेट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा पूर्ण स्वराज डे है। 1930 में इस दिन हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा और नहीं तो आप पढ़ेंगे अगर आप जब भी करेंगे। तो याद रखना इसका रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, ये फाइनल लास्ट है। ये ध्यान रखना है कि जो सिंबल या सील जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसे मोहर बोलते हैं, वो थी एलिफेंट। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एलिफेंट से कई बार एसोसिएट किया जाता है। उनकी पार्टीज जो रिलेटेड हैं उनसे, उनमें एलिफेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और एक लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो लीगली एडवाइस कर रहे थे, उनका नाम याद रखना है BN राव। ये लीगल एडवाइज़र थे। और यहाँ पर कैलीग्राफर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल फॉन्ट में लिखा था। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने इंग्लिश में इटैलिक स्टाइल में लिखा था, ओके, कर्सिव राइटिंग में। और हिंदी में लिखा था कृष्णा वैद्य ने। तो ये कैलीग्राफर के बारे में आपको ध्यान रखना कि नेम। और जो डेकोरेशन की गई है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस पर जो कार्विंग की गई, उस पर जो ड्राइंग्स वगैरह बनाई गई हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, वो नंदलाल बोस ने ड्रॉ की थी ओरिजिनल कॉपी में। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी जो PDF है जो मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में से आप उसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे फ्यूचर IAS UPSC 2023 और आपको ये PDF और आगे जो भी हम पढ़ाएंगे वो सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे आपको जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और बहुत इजीली आप कवर कर लेंगे सब।